नमस्कार। स्ट्रेट टॉक विथ अभिषेक मनु सिंघवी। आप जानते हैं ये प्रोग्राम हर 15वें दिन आप देखते हैं और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा के सांसद हैं, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, राजनेता हैं, विचारक हैं और अच्छे राइटर भी हैं, उनके साथ हम पिछले 15 दिनों में जो कुछ घटनाक्रम है उस पर एक ऐसी टिप्पणी जिसमें इन तमाम चीज़ों का पुट आ जाए वो समझने की कोशिश उनके ज़रिए हम करते हैं। ऐसी खबरों के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा कार्यक्रम होता है जिसका एक कहें तो एक्सप्लेनर के रूप में हम आप तक इस कार्यक्रम के ज़रिए लेकर आते हैं। आज फिर हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं। ज़रा स्क्रीन पर सिंघवी साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। काफ़ी सारे सवाल होते हैं हमारे तमाम दर्शकों के, उन सवालों के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत कुछ देखिए सिंघवी साहब, और इसमें सबसे बड़ी बात बिहार सेंटर पॉइंट में आ चुका है। बिहार में चुनाव और चुनाव से पहले SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और इसको लेकर अब याचिकाएं लगी PILs सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें से कुछ याचिकाओं को आप भी उसकी पैरवी कर रहे हैं। और इसलिए आपसे बेहतर क्या होगा कि इसमें आखिर चल क्या रहा है आप बताएं तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हमारे तमाम दर्शक इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर आधार का मामला, राशन कार्ड का मामला और वोटर ID कार्ड का मामला जो है वो भी आ चुका है। जरा एक विस्तार से थोड़ा बताइए सिंघवी साहब कि आखिर ये मामला है क्या, और कोर्ट में अभी तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है बिहार के संदर्भ में और इस देश के संदर्भ में, रेफरेंस में। धन्यवाद। नमस्कार राजीव जी, आपके श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं आम तौर पे सैद्धांतिक रूप से जो मामले में मैं पेश हो रहा हूं और जो चल रहा है, लंबित है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता हूं। और इस बार भी मैं बहुत हद तक उसी नियम को अनुयायन करूंगा, अनुपालन करूंगा। लेकिन पिछले दिनों से बहुत सारा मिथ्या प्रचार, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी दुष्प्रचार चल रहा है इस मुद्दे पे। तो मैं आपकी अनुमति से, आपका प्रश्न बड़ा व्यापक है और उसमें एक प्रकार से मैं पूरी तरह से बोलता जा सकता हूँ कई मिनटों के लिए, लेकिन उतना वो बोलना आवश्यक होगा क्योंकि उसके बिना समझ नहीं सकते इसको। जी जी प्लीज। लेकिन मैं ये करूँगा कि मैं एक तो जो हमारी दलीलें हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसको समझाऊंगा बिना ये बताए कि वो सही है गलत है। वो तो निर्णय करेगा उच्चतम न्यायालय, कोर्ट। जी, लंबी जुडिस मामला है, लेकिन हमारी प्रस्तावना, हमारा सोच क्या है कानूनी रूप से, तो वो बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो इन्होंने आंतरिक आदेश दिया है उसका क्या सही मायने है, किस प्रकार से वो बहुत सारा जो मिथ्या प्रचार चल रहा है वो गलत है, उसके विषय में। ये दो चीजें मैं आपसे कर जी। उन सीमाओं, उन संकीर्णताओं को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक लंबित मामला है और अगली तारीख है 28 तारीख के आसपास, जुलाई में। इससे पहले मैं ये भी जोड़ दूं कि मेरा सौभाग्य था कि मैं 3 महत्वपूर्ण याचिकाओं में, एक में नहीं, इस बैच में कई याचिकाएं हैं जी, मैं 3 याचिकाओं को पेश कर रहा हूं वहां पर। एक याचिका अलग अपने आप में 8 राजनीतिक प्रमुख विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों वाली राजनीतिक याचिका है, जिसमें कांग्रेस तो कह रहे ही, CPM है, CPI है, DMK है, सपा है, ठाकरे साहब वाली शिवसेना है, JMM है और एक CPI ML है जो उसमें काफ़ी बार बोली है। तो ये 8 हो गई और मैं समझता हूँ विपक्ष के भारत के जो लैंडस्केप में 1-2 को छोड़कर ये अधिकतर सबको कवर करती हैं। एक ज्योग्राफिकल शब्दों में काफ़ी विस्तृत एरिया करती हैं और इलेक्टोरेट के वोटर के हिसाब से भी बहुत विस्तृत एरिया कवर करती हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मैं PUCL के लिए भी पेश हो रहा हूँ। PUCL बल्कि ऐसे मामलों में जिसको हम कहते हैं वोटबंदी या डिसएनफ्रेंचाइजमेंट या डिसएम्पावरमेंट, उसमें पहले, दशकों पहले से इन मामलों में उच्चतम न्यायालय में पेश हो रही है। कई निर्णय आ चुके हैं जिनमें इनका नाम है। और तीसरा एक प्रकार से TMC के लिए, क्योंकि महुआ मित्रा की एक प्रमुख याचिका है, उसके लिए भी मैं पेश हो रहा हूँ। अब ये बताने के बाद मैं आपको संक्षेप बता दूं कि इसमें 2 पहलू हैं जो हमारे प्रस्तावना या हमारे कॉन्सेप्ट या हमारी सोच को बताते हैं। एक कानूनी है, पूरी तरह से कंसेप्चुअल है, और बाकी दूसरा है कि आपने अगर अधिकार क्षेत्र है भी आपका, मैं नहीं मानता कि राजीव रंजन का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन मान लिया जाए कि राजीव रंजन का अधिकार क्षेत्र है भी,
तो किस प्रकार से आपने इसका दुरुपयोग किया है, उसका हनन किया है, उसका उल्लंघन किया है। तो जहां तक पहले का सवाल है, मैं 4-5 आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। जो प्रमुख बिंदु है हमारा वो ये है कि आप जो लोग, सैकड़ों लोग, माना जाता है करीब 4 करोड़ लोग, मैं लगभग दे रहा हूं आपको 4 करोड़ लोग इलेक्टोरल रोल पे बैठे हैं, ऐसे जो 2003 के बाद इलेक्टोरल रोल पे बैठे हैं, स्थापित हैं, रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 2-3 करोड़ लोग हैं जो 2003 वाले इलेक्टोरल रोल पे हैं। तो टोटल बिहार, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे बड़ा वोट करने वाला प्रदेश है, 8 करोड़, 7 करोड़ 90 लाख ऐसे कुछ फिगर है, बट 8 करोड़ मान लीजिए। उसमें से 4 करोड़ से ज्यादा, सॉरी मैं शायद गलत ले रहा हूँ फिगर, 4.5 या 5.5 भी हो सकता है करोड़, ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर हुए हैं बिहार के इलेक्टोरल रोल पे 2003 के बाद। तो जो पहला बिंदु वो ये है कि इस प्रशासनिक एक सूचना द्वारा किसी ने किया क्या, ये लोग बहुत समझते नहीं है। उन्होंने उन सब 4.5-5 करोड़ लोग जो ऑलरेडी स्थापित हैं, प्रमाणित हैं रोल पे, उनको एक संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया है, संदिग्ध कटघरे में लगा दिया है। संदिग्ध कैसे? साहब आप हैं तो सही, लेकिन हम आपको वोट तब देने जाएंगे 3 महीने बाद, जब आप पहले वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट में पिछले 20, 25, 10, 15 साल से होने के बावजूद आप, मैं नहीं, आप वोटर ये स्थापित करें कि आपके पास नागरिकता का प्रमाण है। ये एक सेंटेंस में ये मामला है। अब इसके क्या परिणाम है, कानूनी परिणाम? मैं कानून के आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मान लीजिए मैं गलत हूँ या सही हूँ, उस पर न्यायालय निर्णय करेगा। मैं अपनी निर्णय नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कारण दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, उसकी सोच दे रहा हूँ। अब 2003 के बाद आपने एक तो कैटेगरी बना दी कि 2003 वाले सही हैं, उसके बाद वाले संदिग्ध हैं। नंबर 2, आपने जिसको जिम्मेवारी कहते हैं, ओनस कहते हैं, बर्डन कहते हैं, वो ईसी पे नहीं है, मेरे ऊपर डाल दिया, 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों पे डाल दिया। तीसरा, किसी ने ये याचिका नहीं डाली कि राजीव रंजन यद्यपि 20 साल 15 साल से हैं रोल पे, लेकिन ये नागरिक नहीं है, वोट नहीं कर सकते। मैं कंप्लेंट डाल सकता हूँ, मेरा अधिकार क्षेत्र में डाल सकता हूँ आपके विरुद्ध। वो कंप्लेंट जाती है, फिर चुनाव आयोग पहले देखता है उसको। अगर उसको उसमें प्राथमिक तथ्य लगता है तो फिर राजीव रंजन को नोटिस देता है वो पूछने के लिए। उसके बाद एक निर्णय आता है उनका, उसके बाद उसको चैलेंज, चुनौती दी जा सकती है ऊपर। ये कुछ नहीं है, सामूहिक रूप से किसी याचक या किसी कंप्लेनेंट ने नहीं, सामूहिक रूप से ईसी ने कहा है कि सभी के सब 4.5 वाले संदिग्ध हैं, आप प्रूव करिए। बर्डन ऑफ प्रूफ को उल्टा कर दिया है। अच्छा, अब जो 2003 के बाद का जो कैटेगरी है, ये बड़ा रोचक बनाया उन्होंने। वो 2003 के बाद की कैटेगरी को 3 हिस्से कर दिए। और मैं आपको कहूंगा, जरा आपके दर्शक और आपके श्रोता जरा इसको सोचें। एक कैटेगरी में उनको, उन 4.5 करोड़ में से जो लोग हैं, अपनी खुद की नागरिकता का सर्टिफिकेट देना है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। दूसरी कैटेगरी में साल वाइज किया, पीरियड वाइज किया डिवाइड। दूसरी कैटेगरी में जाते हैं तो उनको अपना खुद का और अपने एक माता या पिता का, दोनों में से एक का। और तीसरी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो तीनों का, खुद का, माता का प्लस पिता का। जी मैंने कहा कि भाई दिल्ली में मैं रहता हूं, अगर मुझसे 2 महीने के नोटिस में मांग लें तो यहाँ दिल्ली में ऐसे लोग हैं, कई हजारों सैकड़ों, जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, मैं गारंटी कर सकता हूँ। बाई चांस मैं उन 3 में से एक कैटेगरी में पड़ गया तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो मैं ले भी आऊँगा कहीं से धक्के खा के। अपने माता या पिता का लाना और तीसरी श्रेणी में तीनों का लाना असंभव है। कितने समय में? पहले दिया था 1 महीना जी, हमारी याचिका के बाद बदल के उन्होंने उसको 2.5-3 महीना कर दिया है जी। खैर उस पर बाद में आएंगे। तो ये संदिग्ध करने वाली बात जो है, इसी को वोटबंदी कहा जाता है। इसको एक बड़ा निरंकुश सा एक चीज कही जाती है कि आप ऑलरेडी बैठे हो उस रोल पे। 2003 वाले आपके भाई बंधु दोस्त बैठे हैं, आपको एक अलग कटघरे में डाल दिया है। और इसका प्रमाण कोई याचक नहीं देगा, ईसी नहीं देगा, आप देंगे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ पे। दूसरा, ये जो कार्रवाई है, ये पूरी कार्रवाई, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु, कानून की बात कर रहा हूँ, दलील की बात कर रहा हूँ जी। ये पूरी कार्रवाई का प्रयास क्या है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है? राजीव रंजन की नागरिकता को सिद्ध करना है, असिद्ध करना।
अब राजीव रंजन की नागरिकता दो तरह की होती है। एक तो जब वो अर्जी देता है नागरिक बनने के लिए, वो एक अलग कैटेगरी, वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। एक वो है कि जो आप ऑलरेडी किसी लिस्ट पे बैठे हो, उसमें आपके प्रश्न चिन्ह डाल के हटाने वाली प्रक्रिया। तो हटाने वाली, जिसको एक्सक्लूजन या वोटबंदी या डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहा जाता है, उसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया जरूरी है। यहाँ कौन करेगा न्याय? उच्चतम न्यायालय का जज, उच्च न्यायालय का जज, ट्रायल कोर्ट का जज, सिविल जज, सबसे न्यूनतम जज भी नहीं। वो करेगा पहले तो BLO जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, उसके बाद करेगा इलेक्शन कमीशन का एक अदना अधिकारी। तो ये पूरी तरह से नागरिकता जिसमें आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है करने का। नागरिकता जा सकती है कानून के अंदर, एक अलग कानून है, सिटीजनशिप एक्ट है जी। वैसे जाती है नॉर्मली कि उसमें भी किसी भी नागरिक को, आपका जो पड़ोसी है आज, उसके अगेंस्ट मैं याचिका दे सकता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये नागरिक नहीं है, उसका एडजुडिकेशन होता है। ये नहीं कि नहीं हटा सकते आप, लेकिन स्थित प्रक्रिया ईसी नहीं कर सकता। ये ईसी कहां से? कभी आपने सुना है कि ईसी निर्णित करती है नागरिकता? तीसरा बिंदु, ये सब चीजें लगती है कि ईसी साहब ने जो है आंख बंद करके जब इतनी अचानक जून में इसकी घोषणा कर दी। लाल बाबू हुसैन करके एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का कई दशकों पहले, वहां बड़ा साफ लिखा है कि जहां तक हटाने की प्रक्रिया है, एक तो अर्जी देने की पहले बनने की पहली बार, हटाने की प्रक्रिया एक बड़ी क्विज़ाई जुडिशियल या न्यायिक प्रक्रिया है, और उसमें ईसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया। लाल बाबू हुसैन करके एक जजमेंट है, लाल बाबू हुसैन जी, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के भी विरुद्ध है। चौथा, ये आप सब करेंगे कितने समय में? आपका जो नियम बनाया था वो 25 अक्टूबर का था, सॉरी 25 जुलाई का था। हमारी याचिका के बाद बदल के आपने कहा कि आप 4 अगस्त तक दे दीजिए दस्तावेज नहीं, एप्लीकेशन खाली ले लेंगे, उसमें कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। एप्लीकेशन के बाद हम दस्तावेज आपको असिस्ट करेंगे ढूंढने में। पांचवा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोचक, जहां पूरे देश का सहारा बना है आधार, वहीं ईसी ने उस आधार के सहारे को किनारा कर दिया है। ये तो मैंने कभी सुना नहीं। मैं समझता हूं कि आप भी एक यहाँ के आम सिर्फ नागरिक नहीं शब्द यूज करूंगा, आप क्या पता नागरिक ना हो, लेकिन आप एक रेजिडेंट तो हैं। पिछले 20 साल से, या 20 साल तो नहीं, 12 साल से इंडिया लिव्स ऑन आधार। फ्रॉम राशन से रेल, एवरी गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल इज रिलाइंग ऑन आधार। बट फॉर इलेक्शन, फ्रॉम राशन टू रेल, इट हैज बिकम अ फेरी टेल। जी। आपने उसको अचानक जो है पहले तो एम्ब्रेस किया आधार को, और अब आपने मेन बाजार से निकाल दिया। ये तो मैंने कभी सुना नहीं। उसका अभी रोचक प्रसंग देखें, दो आप, हर चीज के लिए आधार है। आधार है जी, देश का आधार है। एक बड़ा रोचक सेक्शन कानून का, नीचे वाला रूल रेगुलेशन नहीं, सेक्शन एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो है, ये बाइबल है, ये गीता है, ये कुरान है ईसी की। उसको आपने संशोधित किया अभी हाल में, कुछ साल पहले, 23(4) कहते हैं उसको संशोधित करके आधार को एक प्रमुख डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर। यानी आपने उसको अपने धर्म ग्रंथ के अंदर एक वैलिड दस्तावेज माना। उसका प्रावधान है 23(4). तो वहां संशोधन हुआ। आपने आज एक प्रशासनिक सूचना द्वारा उसको आपने निरस्त कर दिया। कानून द्वारा प्रशासनिक आप निरस्त कर सकते हैं। याद रहे, इस आदेश के पहले जो मैंने आंतरिक आदेश, जिसको मैंने जिक्र किया, बहस किया उस समय, आधार स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं था वैलिड। यानी इसका मतलब क्या है कि आप, यानी राजीव रंजन पहुंच जाएं आधार प्लस रेशन कार्ड, और प्लस सबसे रोचक, सबसे पहले आपको चुनाव आयोग आधार के पहले भी दिया करता था इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, उसको EPIC कहते हैं जी। ईसी का आईडी मेरे पास भी, आपके पास भी होगा जी। ये तीनों के साथ पहुंच जाएं तो कहेंगे सॉरी साहब, हम मानते हैं आपको है, लेकिन आप जाके एक नागरिकता का प्रूफ लाइए। और एक केस में तो आपने चुनाव का ये रिपब्लिक पीपल एक्ट बदला।
एक केस में आपका खुद का कार्ड है, इसी का कार्ड खुद का, और ये सब आप कर रहे हैं कितने समय में? महीने भर, और अब 2.5-3 महीने में जी। तो और हमने बिंदु कई किए इस प्रकार से कि भाई यही आपने 10 चुनाव कर लिए हैं। किससे? पहली बात तो SIR नाम की कोई चीज नहीं है कानून में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। IR है इंटेंसिव रिवीजन, और एक है समरी रिवीजन, SSR जी। समरी रिवीजन। तो IR आपने 2003 में किया था, उसमें 10 चुनाव उसके बाद हो गए, IR के बाद 10 चुनाव हो गए। कभी तो आपने ये नहीं कहा जो आज कह रहे हैं। कौन से 10 चुनाव? 5 लोकसभा के, 5 बिहार के। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ जी। मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बिहार की, बाकी तो बहुत और हुए होंगे। 10 चुनाव में आपके लिए वही SIR या IR ठीक था। आज आपने एक बड़ा रोचक और अजीबोगरीब चीज इसी बिहार के लिए पिछले वर्ष SSR किया, समरी रिवीजन, और उसको घोषणा कर दी जनवरी 2025 में कि ये अब रोल पे आ गया है, फाइनल है। जनवरी 2025 के बाद राजीव जी 2025 अप्रैल, 2025 मई, 2025 जून में 3 आपके ऑफिशियल औपचारिक वक्तव्य आए हैं, लिखित प्रेस नोट। कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि जो SSR आपने लास्ट ईयर किया है वो अस्पष्ट है या पूरी तरह से व्यापक नहीं है या कमजोर है, इसे हमको और करना है। पहली बार 1 साल बाद जो पूरा रिवीजन किया आपने समरी, और उसके बाद 4 वक्तव्य दिए हैं, एंड लास्ट वीक ऑफ जून में किया था आज वाला वक्तव्य कि हम SIR करेंगे जी। अगर, इसलिए मैंने कहा था माननीय उच्च न्यायालय को कि साहब हमको किसी SIR से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसको आप एक चुनाव, एक स्पष्ट स्पेसिफिक चुनाव के साथ लिंक क्यों कर रहे हैं? ये बताइए मुझे। अगर 10 चुनाव हो गए हैं तो ये SIR आज वाला बिहार में अगर दिसंबर 2025 में शुरू, तो क्या प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल। तो आपके पास समय नहीं है। अच्छा, अब इसके अलावा जो हमने कहा, ये तो हो गई कानून की बातें, में और बहुत सारी चीज़, आपका समय नहीं था बोलने का, लेकिन इसके अलावा इस जो आपने इसका जो दुरुपयोग किया है, सबसे पहले आप, जो आदमी अंधा है, जो बिहार को नहीं जानता, वो भी जानता है कि इस वक्त वहाँ पर बाढ़ आती है। बिल्कुल। जो आदमी अंधा है जो बिहार को नहीं जानता, वो ये भी जानता है कि आप बिहार से सैकड़ों तादाद पे माइग्रेंट लेबर, सिर्फ पंजाब और हरियाणा नहीं जाती, रोपने का सीजन होता है, रोपने का, लेकिन दिल्ली वगैरह में काम में रहती है। तो खैर काम वालों को छोड़ दीजिए, जो रोपने जाती है वो सैकड़ों की तादाद में वापस आएंगे। अभी किस लिए? चुनाव में वोट देने के लिए नहीं, तो नवंबर में उनको पता है, जबकि उनको नहीं चाहिए माइग्रेंट, इसलिए कि वो दौड़ते फिरेंगे पागलों जैसे 3-3 सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो असंभव है लेना। अपने माँ और बाप का सर्टिफिकेट कौन ला सकता है? जब बाढ़ होती है तो बिहार में जहाँ आपका घर खड़ा है उसको आप पहचान नहीं सकते वापस एरिया। अगर आप वहाँ ले जाओ तो आप नहीं बोल सकते कि ये घर मेरा था पहले। तो वो एक पोटली में अपने आप को बचाएगा, परिवार को बचाएगा, और साथ साथ जो दस्तावेज बचे हुए उनको बचाएगा। बिल्कुल। तो ये किस प्रकार का एक तुगलकी सा फरमान है, ये समझ नहीं आया कभी। और इसको बिना किसी एक नुकसान के या गलतफहमी के आराम से बाद में किया जा सकता था। ये तो आपने अपने ऊपर आ बैल मुझे मार वाली एक गलतफहमी फैलाई है सबके मार। और अगर सोचिए 4.5 करोड़ में से 2 करोड़, हमारा अनुमान है 2.5 करोड़ लोग, आप उसको आधा कर दीजिए और 1 करोड़ लोग वोट बंदी हो जाती है जिनकी, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है LPF, लेवल प्लेइंग फील्ड। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड गणतंत्र और वोटिंग और इलेक्शंस का आधार है। आधार आपने हटा दिया, LPF नहीं हटा सकते आप। क्यों? क्योंकि LPF मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। तो मैं अगर संशोधन पास करूं संवैधानिक, क्या मूल ढांचे पे आप आघात कर सकते? तो नहीं कर सकते। वो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक हो। तो इसके बड़े व्यापक मुद्दे हैं। अब अंत में इतने सुनने के बाद करीब 2.5-3 घंटे सुना जी, और वो भी एक प्रकार से वेकेशन या रेगुलर बेंच नहीं तब सुना। उसके बाद जो मिथ्या प्रचार हुआ है, ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है, न उसको आप बदल सकते हैं, न मैं बदल सकता हूँ। मैंने बहस की है तो कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए। पढ़ने के लिए मैं भी जानता हूँ, मेरे पास ऑर्डर सामने पड़ा, लेकिन मेरी आवश्यकता नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं जी। उन्होंने पहला सेंटेंस कहा है महत्वपूर्ण मुद्दे, पहला वर्ड सिग्निफिकेंट इश्यूज। फिर कहा है कि इसको हम लंबित रखते हैं और बहुत ही अल्प समय की तारीख देते हैं, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, क्योंकि कोर्ट ही खुल रहा है परसों जी, तो 2 हफ्ते से कम टाइम नहीं दे सकते कोई। नंबर 3, इस अल्प समय में आप तुरंत
इसमें प्लीडिंग जवाब और जवाब खत्म करिए। नंबर 4, इतने अल्प समय होते हुए भी और बार बार इसी की बहस के बावजूद के साथ इसमें कोई प्रकार का आंतरिक आदेश नहीं हो। यह आंतरिक आदेश दिया है बड़ा स्पष्ट कि जो आपने स्पष्ट रूप से कहा था निराधार हैं या आवश्यक नहीं है, वो अब आधारित आधार है। कौन से 3 जो मैंने कोर्ट को कहा जी, आधार, वोटर EPIC और राशन कार्ड जी, इसी को कंसिडर करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसी को मानना होगा, लेकिन अब ये होगा कि जब EC कंसिडर करेगी, समझ लीजिए मैं चला गया 3 के साथ, तो उनको बहुत बड़ा स्पष्ट कारण देना पड़ेगा ये कहने के लिए कि राजीव रंजन के हाथ में ये 3 कार्ड होने के बावजूद मैं ये होल्ड करता हूं कि वोट नहीं कर सकता। अच्छा, हो सकता है फोर्ज कार्ड हो आपके पास तीनों, हो सकता है एक्सपायर्ड कार्ड हो सकता है कि जब आप 3 कार्ड लेके जाएं तो मैं दिखा दूं उसी वक्त सामने कि भाई आपका तो जन्म बांग्लादेश में है, हो सकता है जी, और आप वहीं रहते हैं, आप यहाँ रहे नहीं कभी। लेकिन 99% प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है अगर आप सच रूप से इस कार्ड को देखेंगे। 99% कभी भी फर्जी कार्ड नहीं हो सकते। राशन की बेस में राशन लेने जाता हूँ हर दिन, आधार के बेस में सैकड़ों काम करता हूँ, गांव के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाके EC का कार्ड दिखाता हूँ। तो उन सब चीजों के लिए वैध और इनके लिए अवैध नहीं हो सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस ऑर्डर की। उपलब्धि ऑल्सो इसकी ऑर्डर की है, इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ था करीब करीब। ऑल्सो बड़ी इसकी उपलब्धि है कि अब आप इसको निर्णित करना पड़ेगा किसी रूप से आपको, और ऐसे ही ये कह के कि भाई ये ओनर्स और जिम्मेवारी राजीव रंजन की थी, वो कर नहीं पाए इसको डिस्चार्ज, ये नहीं कह सकते आप। आपको कारण देने के उल्टे कि इसके बाद आधार कार्ड है, ये कार्ड है, आप बताइए क्या करना है। तो ये संक्षिप्त में कोई बात है। सिंघवी साहब इसमें एक सवाल ये है कि मुझे जहाँ तक ध्यान है माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो आप लोगों जब वो ऑर्डर लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पे स्टे की डिमांड नहीं की है, इसलिए इस पे हम स्टे की तरफ नहीं जाएंगे और अगली तारीख दे रहे हैं। अब इसके बाद जो खबर चली है, चूंकि अभी कुछ चीज़ें इस ढंग से भ्रमित करने के लिए चलाई गई हैं। एक तो ये कि ये इस SIR जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को झटका लग गया। एक तो ये, दूसरी चीज आधार को लेकर भी कहा गया कि आधार तो पहले से उसमें है, 16वें नंबर 16 नंबर पेज में आधार ऑप्शनल लिखा हुआ, आधार नंबर ऑप्शनल वो लिखा हुआ है। बट जो डिमांड ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें से एक है NRC, जो जहां है जिस राज्य में है वहां, बिहार में नहीं है तो नहीं, तो मतलब 10 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से उसमें से जो भी आप, तो ये आप लोग इसके स्टे के लिए क्यों नहीं गए थे? देखिए ऐसा है, इसमें अभी बहस बहुत ज्यादा करनी है। समय ये पहली बार आया था, उच्चतम न्यायालय ने ये बड़ा, एक बात सब लोग भूल रहे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कि 28 जुलाई तक कुछ हो भी नहीं सकता। 28 जुलाई तक न चुनाव आयोग कोई भी किसी आदमी को अंतिम रूप से निरस्त कर सकता है जी। चुनाव आयोग की पहली तारीख क्या है, किसी ने पूछा, आपको बताया 4 अगस्त पहली तारीख। वो तारीख है सिर्फ फॉर्म्स बटोरने के लिए, निर्णय करने के लिए नहीं। ये निर्णित करने के लिए कि आप इस प्रकार के नागरिक हैं या नहीं है, भाई वो नहीं। उसके बाद BLOs आपको असिस्ट करेंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो उच्चतम न्यायालय ने बड़ा, मैंने कहा ये, मैंने कहा अगर वो हमारे इन 3 कार्ड्स को, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है बहस में जी, अगर वो हमारे इन 3 कार्ड्स को देखते हैं तो इस स्टेज पे, उसमें लिखा है एट दिस स्टेज, हम आंतरिक प्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रेस करके बहस करके क्यों निर्णय लेने की आवश्यकता है। यही बहस के सब मुद्दे, वो आंतरिक और स्टे के भी मुद्दे खुले रखे हैं कोर्ट ने 28 के बाद वाली हियरिंग, 28 की हियरिंग में। तो ये तो बड़ा एक अति अजीब सा, जो वस्तु, ये आप उनसे जो लोग ये भ्रम फैलाते थे, एक पूछिए कि जो वस्तुस्थिति थी हमारी हियरिंग के पहले, क्या वो वस्तुस्थिति वैसी है? क्या चुनाव आयोग वो सब कर सकता है जो पहले कर सकता था? अब ये निर्णय, ये निश्चित है कि भाई चुनाव आयोग को हक है एक रिप्लाई फाइल करने का, हमको एक हक है जवाब देने का। 28 तक कुछ हो नहीं रहा है, 4 के बाद होगा, उससे पहले उच्चतम न्यायालय फिर सुनेगा। तो ये स्टे का जो हवा बनाया गया कि स्टे वर्ड नहीं कहा,
आई स्टे राजीव रंजन ये नहीं कहा। क्यों कहें भाई? राजीव रंजन की एक बहुत प्रमुख जो डिमांड है कि 3 दस्तावेज को देखें और कंसिडर, वर्ड है कंसिडर करें, वो मैं समझता हूँ पर्याप्त है अब से लेकर 28 तक। आगे पर्याप्त नहीं होगी, आगे के लिए देखना पड़ेगा, लेकिन अब से 28 तक तो पर्याप्त ही है ना। ये खबर भी आ रही है कि बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड या राशन कार्ड को भी उसमें शामिल करके लिया जा रहा है। लिखा है जो ऑप्शनल, ये तो एक बहुत मिथ्या प्रचार है बड़ा। ऑप्शनल का मतलब है कि ये बड़ा स्पष्ट लिखा है। देखिए अभी भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उन 3 दस्तावेज के बिना, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट या मेरे फादर की बर्थ सर्टिफिकेट, मदर की या तीनों की, वो ओवरराइडिंग है। आधार का कोई मायने नहीं है। ऑप्शनल तो राशन कार्ड भी है या ईसी कार्ड भी है। अगर आप उसको कोई महत्व नहीं देते, अब आपको कंसिडर करना है। ये वर्ड जो है उच्चतम न्यायालय के आदेश में लिखा है, कंसिडर करना है आपको जी। पहले आपको कंसिडर नहीं करना था, आप बाध्य हैं, आपको उसको वजन देना पड़ेगा। हाँ, उसके बावजूद भी आप उसको निरस्त कर सकते हैं, उसके कारण देने पड़ेंगे और उस कारणों को चुनौती देने का एक और उसको अवसर मिलेगा। जी, तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर में जो कंसीडर करने की बात है, ये कितनी वैल्यू रखती है ये बात लीगली? जरा समझता हूँ जी। 28 के पहले तो मैक्सिमम वैल्यू इसी की है। 28 के पहले तो मैक्सिमम वैल्यू इसी की है। 28 के बाद हमको और चीजें चाहिए होंगी। भाई रोक दो, काम पूरा नहीं हुआ है, आप 10, 12, 15, 20 हजार लोगों को कर रहे हो, लेकिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में कर रहे हो, एक्सक्लूड, गलत है। वो सब बहस से बात, उसने कोई दलील क्लोज नहीं की है ना। अच्छा, इसमें इसमें एक सवाल आप लोगों ने ये भी किया था कि इसको क्यों इसी चुनाव के लिए क्यों इस चुनाव के बाद आप कीजिए, ये सवाल आपने उठाया था। और उसमें यह भी था कि इस चुनाव को जैसे, और शायद मुझे जहां तक ध्यान है आपने ये भी कहा था कि जो जनवरी महीने में जो लिस्ट तैयार हुई है बिहार की, उसी लिस्ट पे चुनाव करवाया जाए। इसको भी आगे बढ़ाने की तैयारी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो जनवरी महीना की लिस्ट है। ऐसा है, हमारा अभी तक इसमें आंशिक रूप से भी बहस नहीं हुई है। ये तो एक प्राथमिक बहस की प्राथमिक दिन है जी। हमारा पूरा जो है मांगने का, स्टे का कार्यक्रम अभी है, लेकिन अभी तो कोई बेंच भी नहीं थी। तो वेकेशन की या पार्शियल वर्किंग डे की बेंच थी, वो सुनेगी, देखेगी, और हम निश्चित रूप से ये कहेंगे, भाई आपको अजीब नहीं लगता कि आपने 10 चुनाव तो ऐसे कर लिए जी। इस चुनाव को आप घोषणा कर सकते हैं कि हम अगले दिसंबर से करेंगे, नहीं किया आपने, अभी जून में की, और इसी प्रदेश के लिए आपने समरी रिवीजन हमेशा करते किया और उसको घोषित कर दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, और जनवरी से जून तक 5 या 3 दस्तावेज आपने औपचारिक इशू किए जिसमें कि नाम नहीं लिया कि हमको आवश्यकता है। ऐसे देखिए, अगर आपने घर को साफ करते हैं किसी भी रूप से और उसके तुरंत 2 दिन बाद आप वापस साफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप या तो मानना पड़ेगा भाई आपने साफ ही नहीं किया था, वो एक पुराना सफाई जो थी वो गलत थी या ढोंग था, और या इतना गंदा साफ किया था कि जरूरत पड़ गई वापस। इसमें तो कोई कार्य अचानक जून के एंड में बोला कि करना है हमको, और करना क्यों है? सिर्फ इस बिहार के चुनाव के लिए। हम बाकी प्रदेशों बाद में करेंगे, अभी पहले कोर्ट ने भी कहा है कि जो हमने कानून में दलील के भी वो निश्चित नहीं हुई है, बाय लिंक द SIR विद द प्रॉक्सिमिटी टू एन इलेक्शन। जी, इसका कोई जवाब नहीं है अभी। अरे भाई सबको करना है तो चलिए, मान लीजिए आपको बहुत 1 साल वाले दूर, पिछली बार जब हुआ था ये SIR बिहार में, तो 2 वर्ष दूर था असेंबली चुनाव 2005 जी जी, और 1 वर्ष दूर था लोकसभा का चुनाव। इस बार भी आप सपोज करते हैं, कहीं मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कर सकते हैं आप, बाकी सब वैधता वैसी की वैसी है, नागरिकता आप देख नहीं सकते, वो सब चुनौतियां हम देंगे। लेकिन मेरा प्रश्न अपने आप से ये है कि अगर करना है आपको लॉजिस्टिकली, तो आप किसी XYZ इलेक्शन में करिए 2026 वाले में, तो आपके नाक के नीचे चुनाव है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। जरा आप इसके पॉलिटिकल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं आपके जरिए। सिंघवी साहब को दोस्तों आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स भी रग रग में है सिंघवी साहब का, तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट, अब बिहार में इससे बीजेपी को क्या फायदा, कांग्रेस और जो महागठबंधन है उसको क्या नुकसान? क्योंकि अभी एक सर्वे आया है और कहा जा रहा है कि वो एक अखबार ने उसको छापा है, कल ही परसों के अखबार में छपा है, वो खबर छपी है, और जिसमें कहा गया है कि लोग बीजेपी ने टेलीफोनिक सर्वे करवाया है जिसमें लोग काफ़ी नाराज़ हैं बीजेपी से, उसमें भी इस SIR के प्रोसेस से।
इसको किस ढंग से आप देखते हैं? पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अगर खोजा जाए इसमें, तो क्या यहाँ पर महागठबंधन को इससे बेनिफिट होता हुआ नजर आता है? एक बात। दूसरी इसमें यह भी है कि जो महाराष्ट्र वाला इशू जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं, उस इशू को अभी राहुल गांधी फिर कल ओडिशा में भाषण दे रहे थे वहां भी, और उसको जोड़ रहे हैं बिहार से। यानी कहीं कुछ गड़बड़ी की बू अभी भी आती है क्या इसके बाद भी? देखिए, थोड़ा इसके लिए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ पीछे हट के बोलना पड़ेगा जी। और इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया के आसपास भी नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ होगा नहीं होगा, हम हारेंगे, जीतेंगे, आधा हारेंगे आधा जीतेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं राजनीतिक कमेंट करता हूँ तो मैं किसी रूप से कोर्ट कचहरी से टच भी नहीं कर रहा हूँ जी। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा राजनीतिक कमेंट किसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के लिए रेलेवेंट है या उससे संबंध रखता है। इस कैविएट के बाद मैं जो स्टेपिंग बैक की बात कर रहा हूँ, पीछे हट के बोलने की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है, पहला बिंदु, कि क्या संदिग्धता के घेरे में जनरली, बिहार को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को लेके सबसे ज्यादा, लेकिन उससे पहले भी लेके 4-5 प्रश्न चुनाव आयोग को संदिग्धता के घेरे में ले गए हैं कि नहीं। यानी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता निश्चित रूप से वो नहीं है जो कि कुछ वर्ष पहले थी, और कुछ वर्ष पहले वो नहीं थी जो उसके कुछ दशक पहले थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2, इसका सबसे हाल वाला आघात जो हुआ है वो है महाराष्ट्र में, जहाँ की मैं दोहराऊंगा नहीं, जो आपने देख लिया जी। ये बात नहीं कि उसमें गलतियां थी, लेकिन ये बात है कि उसका कोई विश्वसनीय जवाब नहीं आया चुनाव आयोग से, और डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। नंबर 3, जब नीतीश कुमार साहब ने बहुत ज़्यादा समय के साथ 2 साल निकाल के, 3 साल की सिर्फ दस्तावेज आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए शुरू की थी। अब यार आप भूल गए, याद है आपको, हर घर जाके कि ये घर का पट्टा आपके पास है कि नहीं है जी। इस घर का ये वो है, वो सही भी रह सकता है, लेकिन उस पट्टे की एक्सरसाइज 1 साल करने के बाद खुद रोक दी। उस पट्टे की एक्सरसाइज में इतना आक्रोश था। अब अपने जो मुलाजिम हैं, आपके जो कर्मचारी, उनसे पूछिए जो बिहार से आते हैं गांव में। नंबर 4, अगर उसमें इतना आक्रोश और गुस्सा था तो आप समझिए, जाहिर है कि जो व्यक्ति को ये सीधा खतरा दिख रहा है कि उसका नाम हट जाएगा करोड़ों की तादाद में एक वोटिंग की हैसियत और अधिकार से, जो अपना हक जताना चाहता है, तो वो कितना ज़्यादा आक्रोश होगा। मैं किसी सर्वे से मतलब नहीं रखता हूँ, मैं आपकी टेलीफोनिक सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो स्वाभाविक है। ये अलग बात है कि कुछ उसमें वोटर हों, कुछ न जा पाएँ, कुछ आवाज़ नहीं उठा पाएँ, जीते हारे की बात नहीं, लेकिन स्वाभाविक है कि जो आदमी बाढ़ से मर रहा है, अपने कामकाज ढूंढने की उससे मर रहा है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बेरोजगारी है, गरीबी है। ये चौथा मुद्दा हुआ। 5वां मुद्दा, हम सब जानते हैं कि इस 4.5 करोड़ के फिगर से अगर 2-2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ भी हट जाते हैं लिस्ट से, तो हमेशा ऐसे मामलों में वो सबसे गरीब वाले लोग होते हैं। गरीबी में भी ग्रेडेशन होते हैं जी। सबसे मार्जिनलाइज्ड, सबसे जिनके पास कम अधिकार क्षेत्र है किसी भी चीज़ के लिए, शिक्षा, रहन सहन, खाने पीने, मजदूर, या अल्पसंख्यक, या पिछड़ा वर्ग। कोई सही शब्द नहीं है, पिछड़ा वर्ग तो बहुत बड़ा एक शब्द समुदाय है। पिछड़े वर्ग में सबसे पिछड़तम जिसे कह सकते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, वो सबसे ज़्यादा सफरर ये होते हैं। अब हमारा मानना है कि ऐसा एक तबका, खास तौर से विशेष रूप से बाकी सब तबकों से ज्यादा बीजेपी के बहुत आक्रोश के साथ विरुद्ध होगा। उनका अगर आप वोट काट दोगे तो क्या फेयर इलेक्शन हुआ? फेयर बिल्कुल हो गया, ज्यादा एक्सेस फेयर हो गया, लेकिन सिर्फ फेयर होगा बीजेपी के लिए, न कि गैर बीजेपी पार्टियों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे और भी बातें बहुत कुछ पूछना है आपसे, लेकिन थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। एसआईआर पे अभी रुक के, क्योंकि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उस पर अगली सुनवाई 28 तारीख को है, और उसमें फिर से आप लोग बहस करेंगे। अब शायद बेंच भी बदल जाएगी जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये वेकेशन बेंच, और उसके बाद अब परसों से जो फिर से एक नॉर्मल कोर्स में जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी तो बेंच भी बदल जाएगी। तो उसमें अब फिर से सुनवाई आप लोग, और सुनवाई में बहस दलीलें आप लोग पेश करेंगे। उस पर हम फिर से आएंगे दोबारा जब
अगली बार जब आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बहुत गंभीर मामला और सामने है सिंघवी साहब, वो है वन नेशन वन इलेक्शन का मामला, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। और उसमें 4 पूर्व सीजेआई, 4 एक्स सीजेआई वहाँ अपीयर हुए और कमेटी के सामने, संसदीय कमेटी के सामने। और उसमें से 2 पहले हुए थे, एक्स सीजेआई रंजन गोगोई, उनके बाद यूयू ललित एक्स सीजेआई, उसके बाद फिर 2 अभी हुए हैं कल, चीफ जस्टिस पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और सीजेआई जेएस खेहर साहब। और इन चारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को आप इसके तहत, जो आप वन इलेक्शन वन कमीशन की बात कर रहे हैं, वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके तहत आप ज़्यादा पावर दे रहे हैं, अनलिमिटेड पावर की तरफ जा रहा है इलेक्शन कमीशन, जो खतरनाक हो सकता है। इस पूरे मामले को ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। और यहाँ 4 पूर्व सीजेआई की टिप्पणी छोटी टिप्पणी नहीं हो सकती है। और चूंकि ये पहले वाला जो एसआईआर है, इससे कंटिन्यू होता है, भले वो इलेक्शन एक राष्ट्र एक इलेक्शन की बात हो। देखिए, ONOE जिसको कहा जाता है जी, उसमें मैंने करीब मेरे को बहुत आदर के साथ निमंत्रित किया गया था इसी समिति के सामने डिपोज देने के लिए, लगभग 2 महीने पहले, और मैंने अपना डिपोजिशन पहले ही दे दिया है। दूसरा, मेरे डिपोजिशन बड़ा व्यापक है, विस्तृत है, उसको पूरी तरह से आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने उस पर सीधा कहा है कि यह असंवैधानिक है, इसलिए क्योंकि ये मूल ढांचे के विरुद्ध है। फिर मैंने अपने विस्तृत वक्तव्य में बताया कि मूल ढांचे के विरुद्ध क्यों है ONOE। इसमें मूल ढांचे के विरुद्ध ये एक तो संसद के इलेक्शन के वक्त है और एक प्रादेशिक इलेक्शन, वो साइकिल को वो अफेक्ट करता है जो अपेक्षित है। चुनाव की साइकिल 5 साल की अपेक्षित है उस वोटर द्वारा जो आपको 5 साल के लिए चुनावित करता है जी। वो अगर राजनीतिक नॉर्मल स्वाभाविक प्राकृतिक कारणों से अवरुद्ध हो जाती है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसमें मूल ढांचे बेसिस का कोई मुद्दा नहीं होता। ये मैं आपको नहीं बोला, मैंने उनको बोला कमेटी को ये जी। लेकिन जहां पर आप उस साइकिल को अवरुद्ध कर रहे हैं एक बाध्य कानून द्वारा, कंपल्शन ऑफ लॉ द्वारा, वहां ये मूल ढांचे को स्ट्राइक करता है। क्योंकि पहले इलेक्शन में जब गिरी सरकार 2 साल बाद, तो अगला इलेक्शन फिर 3 साल का होगा। अगर दूसरे इलेक्शन में सरकार गिरी 4 साल बाद, तो वो इलेक्शन 1 साल का होगा। तो 1 साल का चुनाव करवाना अपेक्षित वोटर द्वारा अपनी साइकिल को अवरुद्ध करवाने वाली मूल ढांचे का उल्लंघन है, मेरा पहला मुद्दा था। नंबर 2, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी कि इसमें अगर हो भी सकता है तो इसमें स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि प्रादेशिक साइकिल इन्वॉल्व है। तो प्रादेशिक साइकिल को आप बिना स्टेट्स द्वारा इस संविधान संशोधन को अनुमति लिए कैसे कर सकते हैं। तीसरा, मैंने कहा था कि जो कोविंद रिपोर्ट थी वो बड़ी मजेदार चीज है। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा है साफ कि आपको ये निर्णित करना है कि कैसे किया जा सकता है, न कि क्या किया जा सकता है कि नहीं। अच्छा, हाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड, नॉट इफ क्वेश्चन। और इफ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, वैधता की बात ही नहीं की है। तो कोविंद रिपोर्ट जिस पे ये समिति आधारित है वो आंशिक है, तो वो ये बताती है कि हम ये मान के चलते कि वैध है कानूनी रूप से, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप से, संविधान के रूप से, लेकिन ये अगर वैध है तो कैसे करना चाहिए बेस्ट तरीके से। मैंने कहा बेस्ट तरीके से कैसे करना चाहिए वो ठीक है, लेकिन वैध है कि नहीं बताइए ना पहले। चौथा, मुझे संदेह है कि ये चारों जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनमें से कई में, मैंने देखा नहीं वक्तव्य ने, मेरे को देखने की आवश्यकता है, से भी जो प्रश्न पूछा गया कि हाउ नॉट इफ, अगर उनमें से किसी ने इफ को एड्रेस किया है तो मैं चाहूंगा उनका वक्तव्य देखना। हाउ किया है कि सबसे अच्छे तरीके से इसको ऐसे जोड़ मोड़ के ऐड करके संजो इसको बेटर कर सकते हैं आप, बट वो वैध है कि नहीं। पांचवा, मेरा निजी मानना है कि ये मुख्य न्यायाधीश को बुलाने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी ऐसा कानूनी सीमा नहीं है, लेकिन आमतौर पे इन लोगों को आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक राजनीतिक, जीपीसी एक राजनीतिक जानवर है जी, इट्स राजनीतिक एनिमल। प्रक्रिया राजनीतिक है, पार्टियां राजनीतिक है। यद्यपि आप सेवानिवृत्त हो, आमतौर पे ऐसे मुद्दों पे आप राजनीतिक एक कुचक्र में फंस जाते हो।
और परसेप्शनली मेरे हिसाब से जाना आवश्यक नहीं था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में इस बार बुलाए गए हैं। मैं पब्लिक लाइफ में, मेरे पे कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, सेवानिवृत्त हूँ, मैं जाना अलग बात है जी। बल्कि मेरा बुलाना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं तो विपक्ष का एक MP हूँ, उन्होंने बुलाया फिर भी मुझे एक कानूनी एक्सपर्ट के रूप से। लेकिन आप लोगों को इसमें मना कर देना चाहिए था, यद्यपि मैं मानता हूँ कोई प्रतिबंध नहीं है और उससे एक परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरे 5 बिंदु है और मैं अभी भी मानता हूँ कि ये कैसे, अच्छा सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण आपने पूछा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जी। चुनाव आयोग, हाँ, तो एक तरफ तो मैंने आपको वैधता दिखा दी कि वैध ही नहीं है जी, मूल ढांचे के अनुसार। अगर वैध है तो ये सब चीजें चुनाव आयोग कैसे नियंत्रित कर सकता है कि कितना समय काल होगा एक नए चुनाव का? तो चुनाव आयोग की अलग प्रॉब्लम है। अनलिमिटेड पावर चुनाव आयोग को देने की ये कोशिश, ये माना जाए? अनलिमिटेड तो नहीं मानूंगा मैं, इसलिए क्योंकि सरकार जो होगी उसमें होता है अनलिमिटेड पावर इसके अंतर्गत। अभी तो हालत ये है कि कितने भी पावर आप दे दें चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग इधर या उधर देखता नहीं है जब तक कोई एक बड़ा स्पष्ट इशारा और संकेत न हो। तो अंतिम अंततोगत्वा जो है सीट ऑफ पावर हम जानते हैं कहाँ है। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, वो एक संवैधानिक निष्पक्ष एक होना चाहिए संस्था। वो मैं नहीं मानता कि पूरी तरह से है, लेकिन संवैधानिक निष्पक्ष संस्था को हर प्रकार का पावर देना जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में फंस जाए वो सही नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हालांकि DY चंद्रचूड़ और इन तमाम पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने जो बातें कही हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आप जितना पावर दे रहे हैं और पूरा का पूरा चुनाव करवाने की जिम्मेदारी तो है चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन सब कुछ तय करने की जिम्मेदारी भी अगर चुनाव आयोग को दे दिया जाए तो फिर वो लोकतंत्र के मूल ढांचे पे, जी, मूल ढांचे पे प्रहार होगा, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल वही बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई यहाँ पे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम लोगों का पहला मुद्दा बहुत गंभीर था और उस पर एक लंबी बात अपनी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आगे हम बढ़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, देश की सियासत के लिहाज से। अभी मोहन भागवत जो RSS प्रमुख हैं, सरसंघचालक हैं, उनका एक बयान आया 9 तारीख को। उन्होंने एक किताब के विमोचन में नागपुर में कहा कि जो 75 साल के हो गए उनको अब किनारे हो जाना चाहिए। और उन्होंने जिनकी किताब, पिंगले साहब के ऊपर एक किताब जो पुराने यहीं विचारक और RSS से जुड़े हुए थे, उनकी किताब पे ही, उनके ऊपर लिखी गई किताब के ऊपर वो भाषण दे रहे थे और पिंगले साहब का ही जिक्र कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट की बात देखिए, सबसे पहले अभी सप्ताह भर पहले अमित शाह ने कही कि मैं रिटायर अगर होऊंगा, ये बात वो गुजरात में कह रहे थे कि मैं रिटायर अगर होऊंगा तो मैं वेद, उपनिषद और खेती बाड़ी ये सब पे ध्यान दूंगा। 64 साल के हैं अमित शाह, उनको अभी से रिटायरमेंट की बात क्यों करनी चाहिए थी? पहला सवाल ये उठता है। हम लोग विचार कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा, हम और आप विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरा कि उनके 3 दिन बाद मोहन भागवत कहते हैं कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत अगले सितंबर को, इसी साल के सितंबर को 11 तारीख को 75 साल के पूरे हो रहे हैं। मोहन भागवत के ठीक 6 दिन बाद यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं। मोहन भागवत के लिए भी कोई संवैधानिक मामला नहीं बनता है यहाँ पे, न ही मोदी जी के लिए संवैधानिक मामला बनता है कि आप लोग 75 साल के हो गए तो आप अपने काम से रिटायर हो जाइए। देश के संविधान में ये तो लिखा नहीं है कि आप हो जाइए। लेकिन ये मामला थोड़ा राजनीतिक तौर पे आपसे समझना चाहता हूं कि ये मामला रिटायरमेंट का RSS और BJP के लोगों के जरिए आखिर अभी अचानक क्यों आया है? क्या ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है नरेंद्र मोदी के ऊपर या कुछ और है? देखिए, पहला सच्चा उत्तर इसका ये है कि आप उन तीनों प्रमुख लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जो इसका उत्तर जानते हैं। 3 लोग हैं, 2 वक्ता और तीसरा शायद दुष्प्रभाव सहने वाला व्यक्ति। आपको एक बार तीनों से ही उनकी मंशा या उनका सही मायने पूछना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी मैं कहूंगा वो तो अटकल है। आप भी जो कह रहे हैं अटकल ही रहे जी। नंबर 2, इसमें एक तो बड़ा स्पष्ट चीज है जो लोग भूल गए हैं। अगर मैं आपको बड़े सुनिश्चित भाव से ये 75 वाली घोषणा करके मार्गदर्शक मंडल भेज देता हूं, उसके कुछ भी कारण हो,
और आप वहाँ बैठे हैं, पदासीन हैं मार्गदर्शक मंडल में, बेरोजगार भी हैं वहाँ पर, तो वही सिद्धांत तो फिर आमतौर पे आडंबर अगर हट जाए तो आप पे भी लागू होना चाहिए जी। इस बात को तो भूल गए आप। और अगर 3 महीने बाद आप उसको लागू नहीं करते हैं तो पूरा आडंबरित है, पूरी तरह से आडंबर है, दोगली भाषा है। क्योंकि जिन 2 पोस्ट की आप बात कर रहे हैं वो तो सबसे शीर्षस्थ स्थान है भारत में जी। एक औपचारिक सरकारी और एक अनौपचारिक सबसे ज्यादा प्रभावशाली है जी। तो दूसरा इसका तीसरा उत्तर होगा कि भाई अभी आपको ट्रेलर मिला है, पिक्चर के लिए थोड़ा 2-3 महीने रुक के देखना पड़ेगा। लेकिन सीधा जो मेरा पहला सिद्धांत है उसकी आपका उल्लंघन कर रहे हैं आप सितंबर के बाद, अगर आप उसको नहीं अनुपालन करते हैं। चौथा इसमें ये पहलू होगा राजीव जी के, अब ये अटकल की बात है, जैसे मैंने कहा किसी रिलेवेंट आदमी से बात है, मैं तो बिल्कुल ही बाहरी आदमी हूँ उसके लिए, लेकिन ये संकेत हो सकता है मेरे द्वारा आपको, और ये भी हो सकता है कि मैंने तो निर्णय कर लिया जाने को संन्यास में, तो आपको भी लपेट लो। ये भी हो सकता है कि मैं अपने एक उदाहरण द्वारा आपको बाध्य कर दूं। तो इसे सब, और 3 ऐसे शीर्षस्थ लोग इतने कम समय में आपस में बोले, ये कोई जैसा कहा गया है जेम्स बॉन्ड की उस फिल्म में कि फर्स्ट टाइम इज हैपनस्टांस, सेकंड इज कोइंसिडेंस, थर्ड इज एनिमी एक्शन। जी, जेम्स बॉन्ड ने कहा था एक फिल्म में। जी जी। तो ये जो त्रिवेणी है, ये थोड़ा सा जरा मुझे अजीबोगरीब लग रहा है कि एक वक्त सबको याद आ रही है रिटायरमेंट। खैर शाह साहब के विषय में तो राइज ही नहीं करता है किसी रूप से जी। 11 साल दूर है वो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसीलिए ये अचानक शाह साहब, उनके बाद फिर भागवत साहब, इन लोगों ने आखिर रिटायरमेंट की बात क्यों करने की शुरुआत की है, ये महत्वपूर्ण है। जबकि 75 साल वाला जो जन्मदिन है वो नज़दीक है और उससे पहले ये लेकिन आगे बढ़ें। और अब चूँकि कोर्ट की शुरुआत हो रही है 14 तारीख से, और बहुत सारे बिल और बहुत सारे वहाँ पर डिसीजंस जो हैं, फैसले अभी आने हैं। उसमें से एक फ़ैसला है वक्फ बिल को लेकर। और अभी पिछले सप्ताह पटना में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है, आपने भी देखा होगा, जिसमें 4 राज्यों के वहाँ पे मुस्लिम नेता पहुँचे थे, उनके समर्थक पहुँचे थे पटना के गांधी मैदान में, और वक्फ को लेकर ही एक मामला ऐसा जो आने वाले समय में चुनाव को प्रभावित कर सकता है, खासकर बिहार, बंगाल, असम के चुनाव को तो प्रभावित कर ही सकता है। इसीलिए ये समझना चाहता हूँ आपसे, एक तो फैसला कब आएगा ये जज साहब जानेंगे, लेकिन आपसे अगर मैं सवाल पूछूंगा तो आप यही जवाब देंगे, इसलिए मैं ही जवाब दे रहा हूँ कि आप यही कहेंगे कि अब चूँकि जज साहब के ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि ये मामला कितना प्रभावित कर सकता है बिहार को, आने वाले बिहार के चुनाव को। और एक बात, दूसरी बात, क्या हम ये उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी इस पर फैसला आएगा? क्योंकि थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए सवाल पूछ रहा हूँ। तीनों मुद्दों पे मेरे उत्तर बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात तो सभी इसको मानते हैं कि निकट भविष्य निर्णय आएगा। नंबर 2, कोई तिथि सुनिश्चित करना तो व्यर्थ है, क्योंकि न आपका अधिकार क्षेत्र न मेरा है जी। लेकिन सभी लोग जो जानते हैं गवाही साहब की बेंच को या गवाही साहब को, जानते हैं कि लंबा किसी भी निर्णय को, इसी की बात नहीं है, किसी भी निर्णय को लंबित नहीं रखते हैं। हाँ, अभी कुछ छुट्टियों के अवकाश के दिन थे, वो भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत व्यस्त थे, इधर उधर जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी होना चाहिए। ये कुछ हफ्तों की इधर उधर की कोई खास मायने नहीं रहता इसमें। 2 हफ्ते बाद हो, 4 हफ्ते बाद हो, नहीं हो, लेकिन जल्द आएगा ये। नंबर 2, ये एक विचित्र केस है, एक समुदाय का एक कानून के विषय में है। ये सबको अफेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली, कम से कम, वैसे तो इनडायरेक्टली पूरे भारत को करता है, लेकिन स्ट्रेट जो मुद्दे हैं वो एक समुदाय के विषय में है, मुसलमान समुदाय। तो मेरे को इसमें कोई, मैं देखिए कानूनी उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैंने पूरी बहस की इसमें, मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, मैंने कानूनी सबूत दे दिया, तो मैं कानूनी बात को अलग रख रहा हूँ, न निर्णय के ऊपर कोई प्रभाव की बात कर रहा हूँ। तो निर्णय जो आएगा सो आएगा। हम बात कर रहे हैं आपके राजनीतिक प्रश्न की जी। इसमें तो कोई दो राय कॉमन सेंस बताती है आपको कि जिस समुदाय को ये अफेक्ट करता है उसमें इसके समर्थन वाले लोग कितने होंगे इस कानून के। ये तो कॉमन सेंस आप बोल सकते हैं 0.1% भी नहीं होंगे, 0.05 भी नहीं होंगे जरूर। देयर आर ऑलवेज पीपल जो होते हैं, लेकिन 1% अगर हो तो मैं आश्चर्यित होगा।
नंबर 3, अब ये अलग बात है कि इस सरकार ने पहली बार भारत में करीब करीब ये घोषणा कर दी है, परोक्ष रूप से तो कर ही दी है, सीधे रूप से भी कई बार कर देते हैं उनके लोग, कि हमको जहाँ तक एपीसी समुदायों का सवाल है हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, हम उसके बारे में बॉदर्ड ही नहीं है। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, ये सीधी बात ही है। उन्होंने ये परोक्ष घोषणा बार बार कर दी कि हमको जो है समुदाय ए समुदाय बी के बारे में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको संपर्क नहीं है, अच्छा है तो नहीं है तो नहीं है, हम उनको इग्नोर भी कर सकते हैं जी। तो अगर आपका ऐसा रुख है तो सच्चाई है, उस सच्चाई को आप ज़्यादा गंभीर देख रहे हो, इतना फर्क है। तो इसमें एकजुट मैं नहीं समझता कि 99% से कम लोग इसका विरोध करेंगे उस समुदाय में। नंबर 4, बहुत हद तक निर्णय इसकी या तो पूरा निरस्त करेगा या पूरा इसको अपहोल्ड करेगा, लेकिन सबसे लाइकली है कि 2-4 चीज़ें बदले जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और बाकी कानून रहे। कानून का ऐसा नहीं कि जिसे कहते हैं अंग्रेजी में थ्रो द बेबी आउट ऑफ द बाथ वाटर, कि मैं सब गंदा पानी भी फेंक रहा हूँ तो बच्चे को भी बाहर फेंक दूँ। तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो किस हद तक करता है उच्चतम न्यायालय संशोधन, उस पर भी पड़ेगा। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है, आक्रोश है, निश्चित है। जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों के नाम आपने लिए जी, जहाँ संख्या में समुदाय ज़्यादा है, वहाँ बीजेपी को भी भय है। आप बीजेपी के किसी भी मुख्य कार्यकर्ता से अलग से प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो आपको यही बोलेगा, खासतौर से उन प्रदेशों से। अब वो कहीं गुजरात में बैठे हैं या कहीं तमिलनाडु में बैठे हैं तो नहीं बोलेंगे वो बात, लेकिन बीजेपी वाले आपको उन प्रदेशों के बारे में यही बोलेंगे। तो इसलिए ये है सच, लेकिन एक हिस्सा तो खत्म हो जाएगा कुछ ही हफ्तों में, जब निर्णय आएगा। जी, कुछ ही हफ्तों में इस पर निर्णय आ जाएगा और उसके बाद इस पर और चर्चा हम करेंगे सिंघवी साहब के साथ। वक्फ संशोधन कानून जो बन चुका है उसको चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, सिंघवी साहब ने ही बहस की है उस पर, और कई सारी याचिकाएं उसमें लगी हुई थी, जिसमें से 5 याचिकाओं को जहां तक मुझे ध्यान है वहां पे गवई साहब ने उसको पिक किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एज इट इज सबको मान लिया जाएगा और उसको एक बेंच के हिसाब से उस पर बहस हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बहस हो चुकी है जिसको लाइव हमने आप तक पहुंचाया था दोस्तों, और अब घड़ी जो है वो जल्दी से जल्दी फैसले की है, जब आ जाए। और जैसा सिंघवी साहब बता रहे हैं कि गवई साहब जो हैं सीजेआई आज की तारीख में, वो किसी भी फैसले में देरी नहीं करते हैं, और उम्मीद हम करें कि जैसे ही कोर्ट 14 तारीख के बाद से एक प्रॉपर कामकाज कोर्ट में शुरुआत होगी तो इस पर भी फैसला आ जाएगा। और इसका राजनीतिक पहलू क्या है वो आप समझ ही रहे हैं, और जिसको समझाया अभी बहुत आसान भाषा में सिंघवी साहब ने। सिंघवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, समझने की कोशिश, जिसमें सबसे बड़ी बात एसआईआर को लेकर, जिसमें आप बहस ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे भी आप बहस करेंगे उस पर, और एसआईआर के अलावा एक राष्ट्र एक चुनाव को भी हम लोगों ने थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश की। कोशिश हमने 75 साल की भी की और कोशिश हमने वक्फ की भी की है। 4 प्रमुख मुद्दे इस पर हम लोगों ने आज बात की हैं। मुद्दे बहुत हैं, खबरें बहुत हैं, इर्द गिर्द विदेश नीति से लेकर डोभाल साहब का जो कल का भाषण आईआईटी में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक शीशा तक नहीं टूटा हमारे देश में, लेकिन राष्ट्रवाद की बात हो जाती है इसलिए उस पहलू को टच नहीं करते हैं। लेकिन सबको पता है कि पुंछ में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे, आप जानते हैं सिंघवी साहब से फिर 15 दिन बाद मुलाकात होगी और ऐसे तमाम मसलों पे। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब 15वें दिन मिलेंगे तो 28 तारीख जो है उसके इर्द गिर्द मिलेंगे, तो उस पर अब आगे क्या बात होगी, क्या बहस हुई है और आगे वो केस कहाँ जाने वाला है, यानी बिहार का मामला सुर्खियों में इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव है, तो बहुत सारी बातें बिहार से रिलेटेड भी होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों। इस स्ट्रेट टॉक विद सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी के साथ आप हर 15 दिन फोर्टनाइटली आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको अच्छी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी साहब एक्सप्लेन करते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो जुड़िए और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।